प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ इरफान पॉल, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। और नाजरीन, जिस तरह हर शो में आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स से मुख्तलिफ बीमारियों के ताल्लुक से उनसे बचाव और एहतियात और फिर कैसे रिकवर किया जा सकता है, हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स से जानते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महक मुश्ताक। डॉक्टर महक मुश्ताक MBBS हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो एनेस्थीसियोलॉजी है। और आज हम डॉक्टर महक मुश्ताक से बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव बातें जानेंगे। और इससे पहले कि हम डॉक्टर महक मुश्ताक के साथ अपने सवालात का आगाज़ करें, हम डॉक्टर महक को अपने शो सेहत एक बरकत में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर महक, वेलकम टू सेहत एक बरकत। और जैसे कि आपकी स्पेशलिटी है एनेस्थीसियोलॉजी, तो एनेस्थीसिया के हवाले से कुछ चंद एक सवालात जो हैं हम अपने नाजरीन के लिए आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली ये स्पाइनल एनेस्थीसिया ये है क्या, हमारे नाजरीन के लिए कुछ इस पे ज़रा बताइएगा। First of all, thank you so much for inviting me. Spinal anesthesia is a type of anesthesia with advancing age. स्पाइनल जो हमारे पास एनेस्थीसिया की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, यानी डिफरेंट तरीके से एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है। कभी पिछले दौर में बहुत पहले इस तरह था कि पेशेंट्स को सिर्फ एक वोलेटाइल एजेंट यूज़ किया जाता था जो कि नाक से आप उनको स्मेल कराते थे और फिर उसमें जितने भी तरह की सर्जरी थी वो सारी परफॉर्म की जाती थी। जी जी। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि साइंस ने जो है बहुत तरक्की कर ली है, तो इसके साथ डिफरेंट टाइप के एनेस्थीसिया हैं। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है इज़ वन ऑफ दोज टाइप जिसमें हम पेशेंट की कमर में एक इंजेक्शन लगा के जो है वो कमर वाला हिस्सा और टांगों वाला हिस्सा जो है वो सुन करते हैं। ये इस टाइप का एनेस्थीसिया जो है वो कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स में इफ़ेक्टिव है, जैसे सी सेक्शन में कुछ जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं, यानी नी सर्जरीज हैं या हिप की जो सर्जरीज हैं, उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। यानी मेन जो है वो चीज़ ये है कि आप एक लोकल एनेस्थेटिक है जो आप पेशेंट की कमर में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो नीचे वाला हिस्सा सुन करके आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो 1.5 से 2 घंटे की है या उसमें आप अगर इंजेक्शन की जो डोज है मेडिसिन की वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका ड्यूरेशन जो है वो प्रलॉन्ग कर सकते हैं, वरना यूजुअली जो है वो 1.5 से 2 घंटे की जो सर्जरी था उसमें ये इफ़ेक्टिव होता है। जी डॉक्टर महक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जिनमें आपने बताया कि जैसे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक वाले या सी सेक्शन, तो इनमें ज़्यादातर ये कॉमन है। अक्सर लोग जो हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से बहुत डरते हैं। जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात आती है, लोग कहते हैं कि जब हमारी कमर में इंजेक्शन लगाया जाएगा तो इसकी जो दर्द है वो साला साल हमें इसके मसाइल सामना करना पड़ेगा। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है और कहाँ तक ये बात दुरुस्त है? अच्छा, जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि क्योंकि एक कमर में जो है वो नीडल के ज़रिए मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, तो लोग समझते हैं कि शायद इसकी वजह से कमर में जो है वो काफ़ी दर्द रहता है बाद में। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक जो है वो मिसकंसेप्शन है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको एक्सप्लेन करके जो है वो लोगों की थोड़ी सी जो है वो थिंकिंग को चेंज कर सकूँ। जी जी। असल में अक्सर लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप लोग देखते हैं कि एक जो ब्रेनुला लगता है जब आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको कोई ड्रिप वगैरह लगानी होती है या इंजेक्शन कोई वेन में लगाते हैं। जी जी। तो जितनी बारीक वो नीडल है उतनी ही बारीक नीडल हम यूज़ करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, जो कि 2 बोन्स आपकी जो 2 वर्टिब्रा हैं, यानी जो 2 रीढ़ की हड्डियाँ, उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको लोकेट किया जाता है और उसके अंदर वो मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है या लोकल एनेस्थेटिक जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसका मतलब उस बोन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब ना वो नीडल बोन को टच करती है और ना ही मेडिसिन जो है वो बोन के अंदर इंजेक्ट की जाती है। बिल्कुल ठीक। तो अगर ये समझा जाए कि इसकी वजह से बोन में पेन रहती है या आपको बैक एक रहती है, तो ये बिल्कुल गलत है। उस स्पेस में 2 वर्टिब्रा के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। और दूसरी बात ये
कि उस नीडल से मेडिसिन या लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करने के बाद उस नीडल को फ़ौरन बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें कोई नीडल जो है वो कंटिन्यूसली आपकी किसी वेन में है या आपकी वर्टिब्रल स्पेस में है। तो इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल गलत ये समझी जाती है कि इसकी वजह से बाद में पेन रहती है। बैक एक जो है वो हमारी मतलब कंट्री में, पाकिस्तान में वैसे भी 60 to 80% फीमेल्स जो हैं उनको ये मसला रहता है। उसकी वजह स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं है, ना ही स्पाइनल नीडल है। उसकी वजह आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं। बिल्कुल ठीक। आप मतलब अक्सर लोगों का एक्सपीरियंस होता होगा कि कुछ लोग जो कि अक्सर जैसे फीमेल्स कुछ कहती हैं कि जी हमें पिछले जब हमारा सेक्शन हुआ था तो उसमें स्पाइनल इंजेक्शन लगा था, तो उसके बाद हमें इतनी देर तक दर्द रहा, तो अब हम ये नहीं लगवाना चाहते। आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ फीमेल्स जो कि मैरिड नहीं हैं, बैक एक तो उनको भी रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी डाइट है, वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है आपकी इस चीज़ को। तो अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल नीडल से आपको लोकल एनेस्थेटिक जो है वो इंजेक्ट किया जाता है आपकी वर्टिब्रल स्पेस में, और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है उसमें अपनी डाइट को और बेहतर करने की कोशिश करें। और उसके साथ जो है वो अर्ली मोबिलाइजेशन, यानी अक्सर सर्जरीज के बाद पेशेंट जो हैं वो इस तरह करते हैं कि बहुत देर तक बेड से उठे नहीं, चलना फिरना नहीं जल्दी स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से जो है वो ये चीज़ एग्रेवेट हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है। तो उसमें यह है कि आप जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखें और पानी ज़्यादा पिएं, और उसके बाद जो है जल्दी जो है वो चलना फिरना शुरू कर दें, तो उससे आपकी ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ और ये बात कि जो है वो स्पाइनल की वजह से आपको कमर में दर्द है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर महक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक ऐसे डर के बारे में जो अक्सर ख़वातीन के दिल में है कि जब वो सी सेक्शन के लिए या किसी भी ऑपरेट के लिए उन्हें ले जाया जाता है तो उनके माइंड में एक बात होती है कि जब हमारी कमर में बेहोशी के लिए हमें इंजेक्शन दिया जाएगा तो इसकी जो दर्द है वो शायद सारी उम्र के लिए इसका सामना करना पड़े या बहुत सालों तक ये दर्द होती रहे। ये एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों में आम है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो दर्द है ये हमें इस इंजेक्शन की वजह से है, लेकिन डॉक्टर महक ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आपकी डाइट इस पे असर अंदाज होती है। आप अगर डाइट आपकी ठीक नहीं है और आप पहले से किसी ऐसे मसले से दो चार हैं और पहले से कोई और बीमारी का सामना भी आपको करना पड़ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से कमर का दर्द हो। लेकिन डॉक्टर महक ने बताया कि बेहोश करने के दौरान, स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान, कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ये इंजेक्शन हरगिज़ नहीं लगाया जाता, बल्कि ये उसके दरमियान जो स्पेस है वहाँ ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे आपको इस तरह के किसी भी नुकसान का सामना नहीं होता। और अगर ये शक, ये डर आपके माइंड में है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज डॉक्टर महक ने जिस तरह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया, आपका ये जो डर है ये ज़रूर दूर हो गया होगा। डॉक्टर महक, एक और बड़ी जो कॉमन बात है, बड़ी एक ख़ास बात है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनरल एनेस्थीसिया से स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये किस हद तक बेहतर है, और इन दोनों में फ़र्क भी हमारे नाजरीन को ज़रूर बताइए। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास अक्सर जब पेशेंट आते हैं तो उनको क्योंकि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले डॉक्टर कोई भी किसी भी किस्म का जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो उससे पहले पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना होता है और उसकी कंसेंट लेनी होती है, और फिर आप वो प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को देने से पहले जब उनको ये बात बताई जाती है और एक्सप्लेन की जाती है कि हम आपकी कमर में जो है वो एक इंजेक्शन लगाएंगे और आपने हिलना नहीं है, कोऑपरेट करना है और जो है वो इस तरह से बैठना है, वो सारा एक्सप्लेन उनको किया जाता है, तो वो फ़ौरन से कहती हैं, ख़ासतौर पर जो फीमेल्स हैं सेक्शन से पहले जब उनको एक्सप्लेन की जाती है ये बात, तो वो कहती हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपने मेरी कमर में टीका नहीं लगाना। पिछली दफ़ा मुझे लगा था तो मुझे बहुत पेन रही है उसके बाद ना, तो आप मुझे बेहोश कर दें, मुकम्मल बेहोश कर दें। जी। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आप जो है वो जनरल एनेस्थीसिया, आपको पता है कि जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है यानी आपको मुकम्मल बेहोश किया जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी तरह की मेडिसिन जो है वो आपको इंट्रावीनस दी जाती है। जी। उसके बाद
आपको इनहेलेशनल गैसेस जो हैं वो दी जाती हैं, मतलब बेहोश करने के लिए या पेन से रिलीव करने के लिए। उसके बाद आपके गले में एक ट्यूब डाली जाती है और आपको वेंटिलेटर पे जो है वो शिफ्ट किया जाता है, ताकि आप वेंटिलेटर जो है वो आपको सांस दे बेहोश होने के बाद। तो यानी ये 2-3 चीज़ें हैं जो जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म की जाती हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो उसमें आपकी कमर में सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया जाता है जी जी, और आप जो है वो जाग रहे होते हैं, होश में होते हैं और आपको पेन भी नहीं होता है। यानी वो आपकी सर्जरी या आपका जो प्रोसीजर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आपको जनरल एनेस्थीसिया की बहुत सारी मेडिसिन्स, आपको वेंटिलेटर और जो इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं उनसे भी प्रिवेंट किया जाता है जी। मुकम्मल बेहोश करने में किसी डॉक्टर को या किसी एनेस्थेटिस्ट को कोई मसला नहीं है। हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जहाँ लगा रहे हैं हम आपको मुकम्मल बेहोश भी कर सकते जी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सिर्फ उन ड्रग्स, उन मेडिसिन्स की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए या उनके साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए जो है ये एक टेक्निक है स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसको कि परफॉर्म किया जाता है और जो अप्लाई करने की कोशिश की जाती है कि आप पेन फ्री भी रहें, यानी पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा। आप का जो जिस्म का हिस्सा जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जा रही है वो सुन भी कर दिया जाता है और जो है वो सर्जरी परफॉर्म हो जाती है और आपको यानी पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसमें आप अवेयर हों, आपको पेन हो रही है और जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। आपको रिलैक्स रखा जाता है, कंफर्टेबल रहता है पेशेंट और जो है वो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाता है। असल में एनेस्थीसिया की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एनेस्थेटिक जो मेडिसिन्स हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उनसे बचाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर महक, इससे पहले कि आप इसकी दूसरी चीज़ के बारे में बताएं, जो बातें अभी तक आपने बयान की मैं अपने नाजरीन के लिए उन्हें दोहराना चाहूँगा। नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर महक ने बताया कि अक्सर ख़वातीन जो स्पाइनल एनेस्थीसिया से डरती हैं और दौरान ऑपरेशन वो डॉक्टर साहब को ख़ुद कह रही होती हैं कि वो नहीं चाहती कि उनकी कमर में ये बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाए और वो चाह रही होती हैं कि उन्हें मुकम्मल तौर पे बेहोश कर दिए जाए। तो जिस तरह डॉक्टर महक ने ये सारा प्रोसीजर बताया, ये तो ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं। अभी एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इससे पहले कि हम और मज़ीद बातें डॉक्टर महक से जानें, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और डॉक्टर महक के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सेहत एक बरकत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महक मुश्ताक। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर महक मुश्ताक से हम जान रहे थे कि वो हामला ख़वातीन जिन्हें दौरान ऑपरेशन जिन्हें ये एडवाइज़ किया जाता है कि वो स्पाइनल एनेस्थीसिया लें या वो खुद से ये चाह रही होती हैं कि उन्हें मुकम्मल तौर पे बेहोश किया जाए, तो हमने डॉक्टर महक मुश्ताक से जाना कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में क्या फ़र्क है। जी डॉक्टर महक मुश्ताक, आप अपनी बात को जारी रखिए। जैसे कि आपने पहले हिस्से में जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हमें बताया, आप इसकी दूसरी जो बात है उसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। जी अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये कि कुछ कंडीशंस इस तरह की होती हैं, लाइक ओल्ड एज पेशेंट्स जो हैं या वो पेशेंट्स जिनको कोई कार्डिक इशू है, जी जी, कोई रेस्पिरेटरी इशू है यानी लंग्स का या एयरवे का, गले का कोई इस तरह से मसला है या मतलब एस्थमा है या कुछ इस तरह का मसला है, तो उसमें भी प्रेफर किया जाता है कि अगर कोई प्रोसीजर यानी अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, फ़र्ज़ करें जिसकी एज भी ज़्यादा है, उसको कोई कार्डिक इशू रहा है, वो हमें हिस्ट्री देते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें जो है वो 2 साल पहले एक स्टेंट डला था या वैल्व रिप्लेस हुआ है
या कोई इस तरह का पेशेंट आता है जो कि यंग है और वो हमें बताता है कि मुझे कोई सांस का मसला रहा है या इस तरह का कोई इशू, तो उसमें अगर उसकी सर्जरी इस तरह की है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में परफॉर्म की जा सकती है, यानी घुटने की कोई सर्जरी है या कुछ हिप सर्जरी है, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया या मुकम्मल बेहोशी ना दी जाए। उसकी वजह ये है कि वही बात कि एक तो उन ड्रग्स का, उन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट जो कि जनरल एनेस्थीसिया की वजह से आता है, और दूसरा ये कि फिर पेशेंट के बेहोशी से वापस आने के चांसेस जो हैं वो उसमें रिलेटिवली कम होते हैं। तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि पेशेंट जो है वो अवेक रहे, आपको पता चलता रहे कि पेशेंट को अगर कोई मसला चल रहा है तो आप उसको जो है वो टैकल कर सकें। जी। तो उसमें परफॉर्म आपको मतलब उसमें प्रेफर किया जाता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इंस्टेड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाए। जी। आप ये बता रहे हैं हमारे नाजरीन के लिए कि जनरल एनेस्थीसिया जो है जिसमें मुकम्मल बेहोश मरीज़ को किया जाता है, ख़ासकर उन लोगों में ये बहुत ही ममनू है जो कि स्मोकिंग करते हैं, जिनको कोई भी चेस्ट इश्यूज़ हैं, जिनके हार्ट का कोई इश्यूज़ है और वो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, तो उन्हें यही कहा जाता है कि वो जनरल एनेस्थीसिया ना लें। और डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए हमें ख़ासकर अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से, अपने घर वालों के ताल्लुक़ से, और जब भी कोई अगर ऐसा कोई मसला दरपेश हो तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हमें चलना चाहिए, ना कि हम ज़बरदस्ती उनसे कहें कि ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है या कमर में इंजेक्शन जो लगाया जाता है इसकी दर्द बहुत देर बाद रहती है, ये इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमें आप मुकम्मल तौर पे बेहोश कर दें। डॉक्टर महक ने बताया मुकम्मल बेहोशी जो है इसमें बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें बहुत तरह के मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं। डॉक्टर महक अगर कुछ बताएं हमारे नाजरीन के लिए कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद कौन से मसाइल हैं जिनका अक्सर मरीज़ों को सामना रहता है। अच्छा, स्पाइनल एनेस्थीसिया की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको कमर में टीका लगाने के फ़ौरन बाद सामने आ सकते हैं, और कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि 2 से 3 घंटे के बाद या जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी लेट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं पेशेंट को। कुछ जो मसाइल हैं जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया से ब्लड प्रेशर का लो होना और या दिल की धड़कन का थोड़ा बढ़ जाना या कम होना जो है वो हो सकता है, लेकिन ये वो इफ़ेक्ट्स हैं, ये वो मसला है जो कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ही होगा, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया के लगने के आधे पौने घंटे के अंदर। तो इस चीज़ को तो क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स हैं तो वो इस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं उसी टाइम। चंद एक चीज़ें जो बहुत जिनकी वजह से लोग डरते हैं इस चीज़ से और जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि कुछ लोगों को स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हेडेक का इशू रहता है, और इसके अलावा जो है आपको जैसे कमर में दर्द का कहते हैं, जी कहा जाता है कि इसका एक इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपको किसी फीमेल को या इवन मेल को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगने के बाद सर में दर्द रहता है तो उसकी एक मैं थोड़ी सी जो वजह है वो एक्सप्लेन कर दूं कि बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह होता है कि बहुत कम, लेकिन जो है वो इसकी रेशो बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि 100 in 1 टाइम्स जो है वो इस तरह हो सकता है कि जब इंजेक्शन आपकी कमर में लगाया जाता है तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको ड्यूरा कहा जाता है। जी। तो बाय मिस्टेक इस तरह हो सकता है कि वो ड्यूरा जो है वो हिट हो सकता है या ड्यूरा मतलब पंक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका CSF है यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा सा लीक कर जाने की वजह से आपको बाद में सर में दर्द रह सकता है, लेकिन ये बहुत कम है, इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 100 in 1 जो है पेशेंट्स उनमें देखा जाता है, 100 में से 1 आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसकी और ये जो है वो ट्रीटेबल भी है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसमें ये है कि अगर आपको सर में दर्द रहता है, अगर आपको फील होता है कि आपको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब आपको इस प्रोसीजर के बाद आप हॉस्पिटल में हैं या इवन आप घर चले गए हैं तो आपको सर में दर्द महसूस हो रहा है और वो नहीं सेटल हो रहा 1-2 दिन तक, तो उसमें आपने जो है वो सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आपने अपनी हाइड्रेशन जो है वो अच्छी रखनी है, यानी पानी आपने ज़्यादा पीना है। बिल्कुल ठीक है। यानी रूटीन में अगर आप 7 से 8 गिलास पी रहे हैं तो आप उसको 10 से 12 गिलास
रखें। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा पानी आपने पीना। उसके बाद जो है आप कोशिश करें कि बेड रेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा चलना फिरना, उठ के बैठना, इस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे। बेड रेस्ट जो है वो आपको डॉक्टर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आपके साथ ये परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर, तो आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत हो तो आप बेड रेस्ट करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। और दूसरा जो है वो आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन पेन किलर आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर नहीं लेना। कोशिश करें कि आप जो है वो पैनाडोल सिंपली जो है वो इस्तेमाल करें। अगर इसके बावजूद आपको जो है वो नहीं इसका इफ़ेक्ट आ रहा, मतलब सर में दर्द आपका नहीं ठीक हो रहा, तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, उसमें उसके बाद जो है वो आपको फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो आपको गाइड करेंगे कि आपने हॉस्पिटल आना है या आपने किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन जो है वो खुद से इसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है और इससे डरने की भी कोशिश नहीं करनी, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है इससे। आप इसको अपनी हाइड्रेशन से, एनाल्जेसिया मतलब कोई पैनाडोल वगैरह या बेड रेस्ट करें तो मोस्टली जो है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, डॉक्टर महक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से डरने की ज़रूरत नहीं है और स्पाइनल एनेस्थीसिया से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो बिल्कुल माइनर सी हैं, और अगर होंगी भी तो उन्होंने बताया वो ऑन द स्पॉट या विद इन 30 to 40 मिनट्स ये होंगी। और माइनर सी जो बिल्कुल लाइट सी मेडिसिन जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि सिंपल एक पैनाडोल के ज़रिए वो दर्द ठीक हो सकती है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। अगर कोई भी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद या हम जनरल हालत में भी किसी किस्म के भी मसले से दो चार हैं तो आपने हमेशा जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और डॉक्टर, हम हमेशा बताते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, और क्वालिफाइड डॉक्टर से मुराद आप गवर्नमेंट सेटअप में जा सकते हैं और जितने MBBS डॉक्टर हैं उनसे रुजू कीजिए और उनके मशवरे के मुताबिक अद्वियात इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन, खुद से अद्वियात तजवीज़ करने से बहुत से मसाइल का आपको सामना हो सकता है। डॉक्टर महक, ये आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया के जो मसाइल हैं, जो इंजेक्शन लगने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो आपने बताए। क्या इस तरह जनरल एनेस्थीसिया के भी कोई कॉम्प्लिकेशंस उसी वक्त या बाद में सामने आती हैं? कुछ हमारे नाजरीन के लिए वो भी बता दीजिएगा। जी, जनरल एनेस्थीसिया की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ हमारे पास पेशेंट्स इस तरह के आते हैं जिनको ऑलरेडी मतलब पहले से कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, यानी दिल का कोई मसला है या सांस का, तो वो जिस कंडीशन से सफ़र कर रहे होते हैं, एक तो ये है कि जनरल एनेस्थीसिया मिलने से वो वर्सन हो सकती है। यानी ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया अगर किसी को दिल का कोई मसला है तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। अगर किसी को कोई सांस का मसला है तो हो सकता है होश में आने के बाद उसको एकदम से जो है वो सांस का मसला हो सकता है। उसके अलावा कुछ जो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनमें नोज़िया, वॉमिटिंग यानी मतली होना या कै आना, और पेशेंट के जल्दी होश में ना वापस आने की जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती जी, अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं जब उनके किसी अजीज़ का ऑपरेट हुआ और 3-4 घंटे तक भी वो होश में नहीं है और उसको कुछ खाने पीने से भी मना किया जाता है कि इसको आपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना, तो जो अजीज़ होते हैं वो परेशान हो रहते हैं क्योंकि सुबह से जब ऑपरेट के लिए इंतज़ार कर रहे थे तब भी वो बिल्कुल खाली पेट था और ऑपरेशन के बाद भी कहा जाता है कि इनको खाने के लिए कुछ ना दें, तो ये भी एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह डॉक्टर महक ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि ये एक लेटेस्ट जो है ये एक सहूलत आवाम के लिए है, लोगों के लिए है स्पाइनल एनेस्थीसिया, और इसके मसाइल जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और जो अफवाहें गर्दिश करती हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। और सबसे बड़ी जो अफवाह थी वो ये, हमने डॉक्टर महक से सवाल किया और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि कमर में जो दर्द का रहना है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया उसकी हरगिज़ वजह नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया से आपको कमर का दर्द नहीं होगा क्योंकि ये आपकी हड्डी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। और डाइट की बात की, हमेशा हम आपको ये कहते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, अपनी डाइट को बेहतर रखिए। और पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर साहब से जाना जो कि हड्डियों के डॉक्टर हमारे पास आए, उन्होंने बताया
कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी जो हैं इसको ज़रूर लेना चाहिए। उन्होंने तरीका इस्तेमाल भी बताया कैसे आपने कैल्शियम और विटामिन डी को लेना है, और ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जिन लोगों की डाइट बेहतर होगी उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी। और डॉक्टर महक बार बार एक चीज़ पे बड़ा आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही थी, वो ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आप नॉर्मल हालत में हैं फिर भी अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और ख़ासकर स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद तो वो बता रही हैं कि अगर आप 6 से 7 या 8 गिलास पानी पी रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए इससे 2 गिलास ज़्यादा पानी इनटेक कीजिए, इससे ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो बेहतर रहे और आपको कम अज़ कम जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। बड़ी ही खूबसूरत बातें डॉक्टर महक से हमने जानी, और डॉक्टर महक ने स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान जो एक फ़र्क है बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया। और आखिर पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो एक ख़ास आजकल मुहिम चल रही है हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे, और आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि डॉक्टर महक ने जब दर्द का जिक्र किया तो एक गोली का नाम लिया जिसका नाम पैनाडोल है, और अक्सर कहा जाता है कि पैनाडोल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अजीज़ों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक आगाही मुहिम चल रही है जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन के नाम हैं। अगर आपको पैनाडोल अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो अद्वियात हैं जिनके नाम स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप इनको मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं। डॉक्टर महक, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे नाजरीन के लिए बड़ी ही खूबसूरत बातें बयान की, और ये जो एक ख़ास बात है क्योंकि मुख्तलिफ जो राय इसके बारे में पाई जाती हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया के दरमियान जो फ़र्क है आपने उसको भी बयान किया, और आपने इसके कम से कम जो नुकसानात हैं उनको भी बयान किया कि इसकी जो आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया है इससे मेजर जो हैं वो आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ और आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? सेहत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सेहत, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है सेहत एक बरकत, और ये बात बिल्कुल सच है। और इस बात का अंदाज़ा जो है वो तब लगाया जा सकता है जब आप बीमार होते हैं। हम नोट करते हैं, देखते हैं कि इवन एक माइनर फीवर अगर किसी बंदे को हो जाता है तो आपका चलने फिरने को, उठने को, कोई काम करने को दिल नहीं करता है। यानी सेहत, तंदुरुस्ती जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और एक ये बरकत है, इसकी कदर करनी चाहिए। और ये जो है आप उसी सूरत में जो है वो इसको बरकरार रख सकते हैं जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखें। जिस हद तक, जहाँ तक हो सकता है आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को, उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में, उन चीज़ों की कमी ना होने दें जो कि ज़रूरी हैं, लाइक कैल्शियम है, विटामिन डी है, आयरन है, और ख़ास तौर पे पानी जो है वो ज़रूर पिएँ, 7 से 8 गिलास या 8 से 9 गिलास रोज़ाना। बहुत शुक्रिया। हम आखिर पे डॉक्टर महक का शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर महक ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी खूबसूरत बातें आप जान सके। डॉक्टर महक भी जिस तरह एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आपको दे रही हैं कि सेहत एक बरकत है और आपने इस बरकत की हिफाजत करनी है। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।